नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात के 9:15 बज चुके हैं। 9:15 बजे का सेशन टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेशन होता है। इसमें नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह आप लोगों के लिए लेके उपस्थित होता हूं। इस महीने हम लोग मार्च के महीने में जो है दोस्तों, जितने टॉपिक्स को हम लोगों ने किया है, आज की क्लास उन सभी टॉपिक को समराइज करेगी। लगभग प्रश्न वही हैं, बस थोड़े से जो है वो नए तड़के के साथ आप लोगों को मिलेंगे कि बस ये देखने के लिए कि आप लोग जो है वो तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं, आप चीज़ों को समझ के कर रहे हैं या सिर्फ रटने पे अपना ध्यान फ़ोकस किए हुए हैं। तो आज के प्रश्न वही प्रीवियस ही प्रश्न होंगे, जो हम लोगों ने इस पूरे महीने में किए हैं। उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को छाँट के निकाला है मैंने, थोड़े नए फ्लेवर के साथ। बस भाषा बदली हुई आपको मिल सकती है, लगभग सभी वही प्रश्न हैं। कहीं कोई नए प्रश्न आपको बहुत ही कम हो सकता है, एक आध प्रश्न मिल जाए। मैं इस बात का दावा नहीं करता कि सारे के सारे वही प्रश्न हैं, नहीं तो आप लोग विवाद करने लगते हैं कि अरे सर, आपने ऐसा कह दिया, कहाँ कराया है आपने? चलिए, फिलहाल के लिए तो आप सभी से निवेदन है कि एक बार तेज़ी से आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर मिल रही है या नहीं। यदि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही है, तो हम लोग सेशन को आगे लेके बढ़ेंगे। और जितने सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए। लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी आप लोग कंजूसी ना करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और तेज़ी से कमेंट करिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। रात के 9 बजे का सेशन आप सभी को पता है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, ये सारे जो आपके महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, इन सभी स्टेट के एग्ज़ामों को हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पे। हमारा मेन फ़ोकस जो है वो उत्तर प्रदेश की टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा है। चलिए भैया, तो बात करेंगे आप लोगों के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, साथ में आरओ एआरओ की परीक्षा है, आप लोगों की री एग्ज़ाम होने वाला है, एपीएस का एग्ज़ाम है या कोई किसी भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भारतीय संविधान का एक कंप्लीट बैच जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। होली के बाद से जो है ये बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाइए और इस बैच को आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। सारी क्लासेस जो होंगी इसमें लाइव होंगी, सारी ऑथेंटिक चीज़ें आप लोगों को इसमें पढ़ाई जाएँगी, कॉन्सेप्ट के साथ सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको नोट कराए जाएँगे, तो सब कुछ इसमें मिलेगा। इसके बाद आपको कहीं भी इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआती 50 लोगों के लिए जो है वो शुल्क ₹1499 रखा गया है। जो लोग पहले जॉइन कर लेंगे उनके लिए ₹1499 है और ये भी आप लोग इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, क्योंकि आप में से कुछ एक दोस्तों का फ़ोन मैसेज आया कि सर जो है एक बार में पैसा पेमेंट नहीं कर पाएँगे, तो उसके लिए मैंने इंस्टॉलमेंट की भी सुविधा आप लोगों को दे दी है। ठीक वैसे ही आप लोगों के ज्योग्राफी का एक कंप्लीट बैच आप लोगों के लिए शुरू किया जा रहा है। इसमें आपकी इंडियन ज्योग्राफी और जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ-साथ आपको मैपिंग बहुत ही शानदार तरीके से कराऊँगा। आपको कहीं भी इधर-उधर से अब ज्योग्राफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जितनी ऑथेंटिक जो आपकी महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनसे सारे कमीशन आप लोगों से प्रश्न पूछते हैं, उन सभी पुस्तकों को जो है कंबाइन करके आपको सारे फैक्ट भी दे दूँगा, सारे कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कराऊँगा। इसके लिए भी फीस जो है वो शुरुआती 50 लोगों के लिए ₹1499 है। तो यदि आप इन दोनों बैच में से किसी एक बैच को जॉइन करना चाहते हैं या दोनों बैच को जॉइन करना चाहते हैं, तो आप जो है लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, सीधे जाके बैच को जॉइन करिए। इंस्टॉलमेंट में आपको फी पे करने की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। चलें, तो आज सीधे चलेंगे अब आज के अपने सेशन की तरफ और आज के अपने सेशन के पहले प्रश्न को हम लोग लेंगे। आज के सेशन का पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। मैं एक बार इसको एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में असुविधा ना हो। चलिए, आपको दिया है कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे किसी एक विकल्प के लिए। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, चारों में से किसी एक विकल्प को चुनिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिए। विकल्प में आपको देखने को मिलेगा समाजवाद, शास्त्रीय उदारवाद, मार्क्सवाद या कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। चलिए, तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। जितनी तेजी से उत्तर करेंगे उतनी तेजी से आप लोगों को आगे लेके चलूँगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया।
तो सभी लोग आप लोगों का जिन लोगों का उत्तर आ रहा है बी विकल्प के लिए आ रहा है। चलिए हनीफ जी गुड इवनिंग। सभी लोगों को गुड इवनिंग। राकेश जी, कैलाश जी, अभय जी, लवली जी, हनीफ जी, प्रेसिडेंट जी, सभी लोगों को गुड इवनिंग। भैया आप सभी को पता है कि उदारवादी जो विचारक हैं वो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। तो आपका उत्तर जो है वो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, भले वो आपको शास्त्रीय उदारवाद दिया हो या कुछ भी दिया हो। यदि उदारवाद दिया है तो आप सीधे उदारवाद के साथ चले जाइए, आपका उत्तर बिल्कुल बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अब इस चीज की व्याख्या करनी आवश्यक हो कि क्यों आवश्यक बुराई माना गया है तो आप लोग बताइएगा, मैं कर दूंगा। हालांकि पिछली क्लासेस में मैं कर चुका हूँ। समाजवाद एक टोप की तरह है जिसकी आकृति नष्ट हो चुकी है क्योंकि इसे हर कोई पहन लेता है। या किसने कहा था आपको? CEM जोड़ दिया हुआ है, मार्क्स दिया है, स्टालिन दिया है और ग्रामसी दिया है। किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिए। चलेंगे भैया। तो सभी लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि समाजवाद की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं दी गई। जितने लोग आए उतने लोगों ने जो है वो समाजवाद को अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से समाजवाद की व्याख्या करने का प्रयास किया। इस बात को देख रहे थे बैठे बैठे विलियम जोड महोदय, और इन्होंने कहा कि भैया समाजवाद जो है एक टोपी की तरह है या एक टोप की तरह है। जितने लोगों ने इसको पहना सबके सबने जो है इसका एक अलग अलग रूप बना दिया। जैसे जो ठंडी में आप कैप पहनते हैं, आप पहन लीजिए, अपने छोटे भाई को पहना दीजिए, आपसे कोई बड़ा भी पहन ले, तो वो जो पहनेगा उसके सर का साइज लेता जाएगा। जैसे जैसे आप उसके सर का साइज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कैप का साइज भी बदलता जाता है। तो ये विलियम जोड महोदय का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करता है? आपको बताना है कि सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास कौन करता है? उदारवाद, समाजवाद, फांसीवाद, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा आप लोग शेयर करिए वीडियो को। चलेंगे भैया, सबका उत्तर जो है इसमें फिर से फांसीवाद के लिए आना शुरू हो गया है। तो सर्वाधिकारवादी राज्य कौन से राज्य होते हैं भैया? तो बस इतना याद रखना है, जिसमें सारे के सारे अधिकार जो होते हैं वो राज्य के पास होते हैं। राज्य ही संप्रभु होता है या शासक ही संप्रभु होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। सी विकल्प फांसीवादी राज्य जो है वो सर्वाधिकारवादी राज्य है। इसमें एक केंद्रीय सत्ता जो है इसमें आपको देखने को मिलेगी। चाहे आप फांसीवाद की बात करें या आप नाजीवाद की बात करें, इन सभी अवधारणाओं को जो है वो सर्वाधिकारवादी राज्य सर्वाधिकारवादी अवधारणा कहा जाता है। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है। यह विचार किससे संबंधित है? अराजकतावादियों से, मार्क्सवादियों से, फांसीवादियों से या आपके व्यक्तिवादियों से? चारों में से एक को चुनिए और उत्तर तेजी से करिए। चले, राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि कार्ल मार्क्स आते हैं और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भैया राज्य जो है वो मजदूर कमजोर वर्ग के लोगों को, मजदूरों का जो है वो शोषण करने का एक हथियार है। पूंजीपति जो है वो राज्य रूपी उपकरण के माध्यम से, या राज्य रूपी, यहाँ पे कार्यकारिणी शब्द दिया हुआ है, समिति शब्द दिया हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि उपकरण या समिति, एक राज्य एक ऐसी समिति है या एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से पूंजीपति जो है वो मजदूर का शोषण करता है। ये मार्क्स ने कहा था। तो उत्तर आपका बी विकल्प के लिए, मार्क्सवादियों के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन उदारवाद का तत्व नहीं है? आपको बताना है उदारवाद का तत्व इसमें से कौन सा नहीं है। आपको दिया है समाज का समाजवादी ढांचा, आपको स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार और स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था। चारों में से एक को चुनना है। उदारवाद का तत्व इसमें से कौन सा नहीं है? इन सारे प्रश्नों को हम लोग कर चुके हैं और आप लोग जितनी तेजी से करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। ए विकल्प, बी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। कुछ लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं।
चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लोग उत्तर कर रहे हैं और थोड़ा तेज़ी से यदि उत्तर करें सभी लोग तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपसे उदारवाद का तत्व पूछा है कि कौन-सा इसमें से नहीं है। तो भैया स्वतंत्र बाज़ार अर्थव्यवस्था की बात करते हैं उदारवादी, बिल्कुल सही है। मुक्त व्यापार की बात करते हैं, बिल्कुल सही है। यदि स्वतंत्र बाज़ार अर्थव्यवस्था होगी तो मुक्त व्यापार आपको लागू करना पड़ेगा। स्वतंत्रता की ये बात करते हैं, अधिकतम स्वतंत्रता की बात करते हैं, न्यूनतम शासन की बात करते हैं। समाज के समाजवादी ढांचे की बात कौन करता है? प्रश्न अब ये है, आप सभी का उत्तर ए विकल्प के लिए आ रहा है, सबका उत्तर ए विकल्प के लिए सही है, लेकिन समाज के समाजवादी ढांचे की बात कौन करता है, आप लोगों को उत्तर करना है। जी नहीं, लेट आंसर नहीं आ रहा है। चलिए मैं एक बार रीसेट भी कर लेता हूँ। चलें, आपका उत्तर जो है वो समाजवादी के लिए आ रहा है। बाकी लोग भी उत्तर करिए भैया। समाज के समाजवादी ढांचे की बात कौन करता है? सभी लोगों का उत्तर गलत हो रहा है। आप लोग जो है चलिए, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं अच्छे से, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मुझे ये कहने में संकोच नहीं होगा, हो सकता है आप में से किसी को ये बुरा लग जाए। भैया समाज के समाजवादी ढांचे की बात करते हैं मार्क्सवादी। यदि आपने मार्क्सवादी समाजवाद पढ़ा हो या वैज्ञानिक समाजवाद पढ़ा हो, तो किसकी मैं बात कर रहा हूँ? वैज्ञानिक समाजवाद। आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने के को मिली होगी, क्या देखने को मिली होगी कि यहाँ पे उत्पादन और जो उत्पादन के साधन हैं, इस पे जो है ये सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं। यही चीज़ तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि समाज के समाजवादी ढांचे का की बात कौन करता है। क्लियर हो गया किसी को? कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बता दीजिए कि समाज के समाजवादी ढांचे की बात जो है वो आपके मार्क्सवादी करते हैं, ना कि समाजवादी। समाजवादी जब समाजवादियों की बात कर रहे हैं तो समाजवादी जो है वो केंद्रीय सत्ता की बात करते हैं। क्या? अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था पे जो है वो सरकार के नियंत्रण की बात करते हैं। उत्पादन और उत्पादन के साधनों पे राज्य के नियंत्रण की बात समाजवादी करते हैं। और यहाँ पे समाज का समाजवादी ढांचा दिया हुआ है। तो कम से कम इतना तो अंतर आप लोग क्लियर रखिए। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन एक समाजवाद की विशेषता नहीं है? अब बताइए आप लोग उत्तर करिएगा। इसमें से समाजवाद की विशेषता कौन-सी नहीं है? वर्ग चरित्र, खुले बाजार की अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व और दास प्रथा का समाज, चारों में से समाजवाद की विशेषता बतानी है आपको। चलिए सपना जी, गुड इवनिंग। देखिए, मैं एक चीज़ हमेशा आप लोगों से कहूँगा, यदि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, परीक्षा में आप सभी लोग फँस जाएँगे। बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर वाद का नोट्स तो बनाइए, 10 ठो वाद पढ़ने हैं, 5 पेज में 10 वाद के नोट्स बन जाएँगे। हर वाद का कोर क्या है, उसके प्रमुख विचारक कौन है, यदि 10 पेज में भी आपने 10 वाद बना लिया, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि 15 प्रश्न वहाँ से आपके आएँगे। मिनिमम 15 प्रश्न आएँगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो हाल-फिलहाल के पेपर देखिए, कहीं भी पेपर हो रहा हो, यूपी का कोई पेपर हो रहा हो, बिहार का कोई पेपर हो रहा हो, मध्य प्रदेश का कोई पेपर हो रहा हो, आप 2019 के बाद से ही देखेंगे तो अब जो है वो प्रश्न पत्रों का स्वरूप बदल गया है, प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया है। अब आपके और हमारे जैसे नए-नए लोग आ रहे हैं और नए-नए लोग जब करेंगे तो वो पुराने जो पारंपरिक प्रश्न बना करते थे, उसको वो कम टच करेंगे। ऐसा नहीं है कि टच नहीं करेंगे, लेकिन अब जो हो जाएगा 40% जो हो पुराने प्रश्न हो जाएँगे, 60% नए प्रश्न हो जाएँगे और वहाँ आप जाके ना फँसे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो समाजवाद की विशेषता आप सभी को पता है कि अभी मैं बात कर रहा था सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व जो है वो स्वामित्व की बात करता है। उत्तर आपका जो हो जाएगा इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा, जो लोग सी विकल्प के साथ जाएँगे। अगला दिया है निम्न में से कौन एक उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है?
आपको बताना है भैया उदारवाद की मूल मान्यता कौन सी नहीं है। अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है। आपको दिया है राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है। चारों में से आप लोग किसी एक का चुनाव करिए और बताइए कि उदारवाद की इसमें से मूल मान्यता कौन सी नहीं है। चलें, बहुत बढ़िया। ए विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है प्रेसिडेंट जी का, सुरेंद्र जी का। चलें, विद्या जी का, श्रेष्ठ जी का, सब लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे दिया गया है कि मूल मान्यता नहीं है, ठीक है। अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है, ये किसका मानना है? अब इसके लिए उत्तर करिए। चलिए, आप में से श्रेष्ठ जी का उत्तर आ भी गया। यह आदर्शवादियों का मानना है। आदर्शवादी कहते हैं कि भैया अधिकारों की प्राप्ति जो है केवल और केवल राज्य में ही संभव है, क्योंकि राज्य को वो एक नैतिक संस्था मानते हैं। बाकी सारी चीजें आपके उदारवाद से संबंधित दी हैं। राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, क्योंकि जो है समझौते से उत्पन्न होता है राज्य। व्यक्ति साध्य है और राज्य जो है उसके लिए साधन के रूप में कार्य करता है। राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है। समझौता जो है वो सहमति के आधार पे ही होता है। तो आपका उत्तर इसमें जो हो जाएगा ए विकल्प के लिए सही होगा, जो लोग ए विकल्प की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि किसके संसर्ग ने एम.एन. राय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया? चलिए भैया, वे कौन से विचारक थे जिनसे मिलने के बाद एम.एन. रॉय जो है वो मार्क्सिस्ट हो जाते हैं या मार्क्सवादी विचारक हो जाते हैं? आप लोग बताएंगे। माइकल बोरोडिन दिया है, लेनिन दिया है, एल्फिंस्टन दिया है और इयान ब्राउनली दिया है। चारों में से एक को चुनिए, किसी एक के लिए उत्तर करिए तेजी से। चलें भैया, बी विकल्प के लिए प्रेसिडेंट जी, विद्या जी, श्रेष्ठ जी, सुरेंद्र जी का ए विकल्प के लिए, श्रेष्ठ जी का ए विकल्प के लिए। चलिए, सपना जी का बी विकल्प के लिए, रोहित जी का ए विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। चलें, ए और बी में आप लोग जो है वो कंफ्यूज हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा हुआ है, सारे क्लू तो दे दिए गए हैं। एम.एन. राय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए किसने प्रेरित किया? तो भैया जो लोग बी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं, लेनिन का संबंध मैक्सिको से है क्या? कम से कम इतना तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैक्सिको में मिले थे माइकल बोरोडिन, और माइकल बोरोडिन जो है एम.एन. राय को मार्क्सवाद के लिए जो है वो प्रेरित करते हैं। और आपके एम.एन. राय ही एक ऐसे ऐसे विचारक हैं जो भारत में मार्क्सवाद को लाते हैं। भारत में मार्क्सवाद को ले आने वाले विचारक या मार्क्सवादी अवधारणा को भारत में लागू करने वाले या भारत में मार्क्सवादी अवधारणा का प्रयोग करने वाले जो विचारक हैं वो आपके एम.एन. रॉय हैं। आपका उत्तर ए विकल्प के लिए सही होगा। लेनिन का संबंध जो है वो आपके मैक्सिको से नहीं है। कम से कम इतना कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो कई बार देखिए प्रश्नों को एलिमिनेशन थियरी से भी सही किया जाता है। हर प्रश्न को सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान के आधार पे सही कर दिया जाए कि एकदम 100% सटीक आंसर पता है, ये संभव नहीं होता है। परीक्षा में 125 प्रश्न आपको मिलेंगे और उसमें कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जहाँ पे आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करते समय वो सब एक्सरसाइज ज़रूर किया करिए आप लोग। नहीं पता है तो आंसर को एलिमिनेट करना सीखिए। निम्न में से कौन उदारवादी संविधानवाद का अभिन्न अंग नहीं है? आपको बताना है। उदारवादी संविधानवाद का अभिन्न अंग नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सहिष्णुता तथा संपत्ति, बहुमतवाद, अल्पसंख्यकों के अधिकार। चलें, और जो नए दोस्त जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए। नियमित रूप से 9:15 बजे आपको क्लास देखने को मिलेगी। आप जो है नियमित रूप से क्लास को ज्वाइन करिए और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर करिए आप लोग क्लास को। सभी लोगों से निवेदन है, थोड़ा सा एफर्ट लगा के वीडियो को शेयर करिए। चलिए भैया, उत्तर करिए। बी विकल्प के लिए, डी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है।
नहीं, चलिए मैं उस पे आप लोगों से बात करने वाला ही था कि श्रेष्ठ जी ने याद दिला दिया। आप लोगों से एक चीज़ मैं कल मैंने एक प्रश्न कराया था कि उदारवाद जो है वो निश्चित दर्शन कब बना? देखिए, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ, फिर इस प्रश्न पे आता हूँ। उदारवाद की मैं बात कर रहा था। उदारवाद। उदारवाद जो है आपके 17वीं शताब्दी में जो है अस्तित्व में आता है, ठीक है? 17वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी तक भी आप बात करेंगे तो 18वीं शताब्दी तक आपके जो है उदारवाद एक राजनैतिक अवधारणा थी, राजनैतिक अवधारणा। 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में आके ग्रीन महोदय के विचार जब उदारवाद में मिलते हैं, तो यहाँ से जो है यह एक दर्शन का रूप ले लेता है। तो यह एक दर्शन का रूप लेता है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आपसे कल मैंने बोल दिया था कि भैया 18वीं शताब्दी में उदारवाद जो है एक निश्चित दर्शन बना था। लेकिन निश्चित दर्शन की उपाधि जो है वो 19वीं शताब्दी में ही आपको देखने को मिलेगी। आप यदि किताबों को पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद श्रेष्ठ जी, आपने इस चीज़ को याद दिलाया। चलिए अब आते हैं हम उस प्रश्न पे जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। सभी लोगों ने इसमें जो है ए, बी या सी विकल्प का चुनाव किया है। तो हम बात करेंगे सी विकल्प की। सी विकल्प बहुमतवाद जो है ये आपके उदारवादी संविधानवाद का अंग नहीं है। बहुमतवाद जो है आपके लोकतांत्रिक व्यवस्था का या बहुमतवाद का संबंध जो है वो लोकतंत्र से है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। बहुमतवाद की का संबंध जो है वो लोकतांत्रिक या व्यवस्था या लोकतंत्र से है। बाकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सहिष्णुता तथा संपत्ति अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात जो है उदारवादी संविधानवादी करते हैं। लेकिन बहुमतवाद की बात जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के समर्थक करते हैं। तो आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प के साथ जाएँगे तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, कोई समस्या नहीं आएगी। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से यह किसका कथन है विचारधारा संपूर्ण सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक भ्रामक अवधारणा है। पहले भी इस स्टेटमेंट को करा चुका हूं, आज रिपीट करवा रहा हूं चूंकि आप सभी को पता है कि आज रिवीजन की क्लास है। पूरे महीने जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं थोड़े नए फ्लेवर के साथ। तो आपको बताना है मार्टिन सेलिगर दिया है, डेविड मैक्लेनन दिया है, जेवी थॉम्सन और जॉन प्लामिनास, ध्यान रखिएगा। सपना जी का प्रश्न है कहाँ से पढ़ें? मार्केट में जो भी ऑथेंटिक बुक आपके पास अवेलेबल है उस बुक को अब मैं यहाँ से किसी बुक का नाम नहीं ले सकता। किसी एक बुक का नाम कैसे ले लूँ? और सारी बुक का नाम ले लूँगा तो आपके लिए कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि आप किस एक किताब को पढ़ेंगे। आप पहले मार्केट में जाइए, जो भी आपके नज़दीकी मार्केट हो, वहाँ पे पहुँचिए। थोड़ा आधे 1 घंटे का समय दीजिए और किताबों को देखिए। जो भी 2-3 किताबें हैं ऑथेंटिक पब्लिकेशन की जो किताबें ऑथेंटिक राइटर जो हैं, जो आपके टीजीटी, पीजीटी के लिए जाने-माने नाम हैं, उन पुस्तकों को उठाइए और पढ़ के देखिए लैंग्वेज किसकी आपको समझ में आ रही है। जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आए वही पुस्तक आप ले लीजिए, अन्यथा आप व्यक्तिगत रूप से हमसे मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकती हैं, कॉल कर सकती हैं मुझे। यदि संभव होगा तो मैं आपके लिए कुछ न कुछ सजेस्ट ज़रूर करूँगा। चलिए भैया उत्तर करिए आप लोग। विचारधारा संपूर्ण सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक भ्रामक अवधारणा है। चलें तो जो लोग इसमें डेविड मैक्लेनन की बात करेंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। डेविड मैक्लेनन ने कहा था कि विचारधारा जो है संपूर्ण सामाजिक विज्ञान में सबसे भ्रामक अवधारणा है। आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। इनकी एक पुस्तक है कॉन्सेप्ट इन सोशल थॉट, आइडियोलॉजी कॉन्सेप्ट इन सोशल थॉट, जिसमें इन्होंने विचारधारा के बारे में ये स्टेटमेंट दिया है। उत्तर बी विकल्प के लिए सही होगा। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचार से संबंधित नहीं है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी अ, विचार से संबंधित कौन नहीं है? आपको अल्फ्रेड जीमन दिया हुआ है, केनेथ ब्लास दिया हुआ है, हेनरी किसिंजर दिया है और हांस मार्गनथाउ दिया है। चारों में से एक को चुन लीजिए, किसी एक के लिए आपको उत्तर करना है। चलें भैया।
चलिए बहुत बढ़िया। उत्तर जो है आप लोगों का बी विकल्प के लिए आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचार धारा से संबंधित कौन नहीं है? अब इस प्रश्न को आप तब तक सही नहीं कर पाएंगे, जितनी बार ये प्रश्न पूछा जाएगा उतनी बार नाम बदल दिए जाएंगे। इसको सही करने के लिए आपको बस लिस्ट बनानी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी कौन है, उदारवादी कौन है, मार्क्सवादी कौन है, इसकी एक लिस्ट बना लीजिए। आपके पास जो है वो 2-2, 4-4, 5-5 नाम हो जाएंगे, उनको रट लीजिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो जितने सारे लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं भैया, सबका उत्तर जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केनेथ ब्लाच की बात करेंगे, हेनरी किसिंजर की बात करेंगे, मार्गेनथाउ की बात करेंगे, ये सभी लोग जो है यथार्थवादी हैं। जबकि जब हम अल्फ्रेड जीमन की बात करते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, यह आदर्शवादी विचारक हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी विचारक के रूप में इनको अल्फ्रेड जीमन को जाना जाता है। ए विकल्प आपका सही है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नेतृत्व को सर्कुलर रिस्पांस के रूप में विश्लेषित किया? चलिए भैया, नेतृत्व को सर्कुलर रिस्पांस किसने कहा था? आपको टेलर दिया है, मिलेट दिया है, फॉलेट दिया है और बर्नार्ड दिया है। चारों में से एक को चुनिएगा। चलें, इनको किसी विचारधारा की मदर के रूप में भी जाना जाता है। चलिए, तो नेतृत्व के सर्कुलर रिस्पांस की बात इन्होंने की थी, किसने की थी? आपके एमपी फॉलेट ने की थी। बिल्कुल सही उत्तर है, जो लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनको किसी एक विचारधारा की जननी या विचारधारा की मां के रूप में जाना जाता है। उस विचारधारा का नाम बता दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, एमपी फॉलेट को आधुनिक, अभी भी आपके पास जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक मौका है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आधुनिक प्रबंधन, आधुनिक प्रबंधन की जननी के रूप में जाना जाता है। जी, तो आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आधुनिक प्रबंधन की जननी के रूप में आपके एमपी फॉलेट महोदय को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है, पूछा भी जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि राजनीतिक समाजीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चलिए भैया, राजनीतिक समाजीकरण शब्द को ध्यान से समझिएगा और उसके बाद उत्तर करिएगा। हवा में उत्तर करने की जरूरत नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया प्रत्येक समाज में नहीं होती है। यह एक प्राचीन धारणा है। उपरोक्त सभी। आध प्रश्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी मिल जाएंगे आप लोगों को, ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी उसमें है। तो मैंने कराया तो सब कुछ है आप लोगों को, ऐसा तो है नहीं कि कुछ मैंने छोड़ रखा है। कोई टॉपिक मैंने छोड़ रखा हो तो आप लोग बता दीजिए। अभी भी आगे भी उन सारे टॉपिक को कराऊंगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग से भी आप लोगों को कराऊंगा, अंतरराष्ट्रीय संबंध भी कराऊंगा, हर चीज तो करा रहा हूं। चलिए भैया, तो सभी अंधाधुंध फायरिंग में लग गए। किसी ने भी राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा को पढ़ा ही नहीं है। यदि आप पढ़े होते तो आपको ये पता होता कि इसमें लिखा हुआ है कि यह प्रक्रिया प्रत्येक समाज में नहीं होती है। तो भैया, कौन सी राजनीतिक समाजीकरण है जो प्रत्येक समाज में नहीं होता है? और जिस समाज में नहीं होता है उस समाज का नाम बता दीजिए। आपका डी विकल्प तो गलत हो गया। आपको जाना पड़ेगा ए विकल्प के साथ। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। कैसे, क्या होता है राजनीतिक समाजीकरण? आपने ये समझा ही नहीं है कभी। देखिए, राजनीतिक समाजीकरण का मतलब है
एक काल में या एक पीढ़ी में मैं बात करूं इसकी, एक पीढ़ी की, तो एक पीढ़ी में जो है, माफ करिएगा, मैं इसको फर्स्ट जनरेशन लिख देता हूं। फर्स्ट जनरेशन से जो राजनीतिक समाजीकरण होता है वह ट्रांसफर होता है आपके सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में यानी जो संस्कार, राजनीति के जो संस्कार आपके पास हैं वही संस्कार आप ट्रांसफर करेंगे अपने बच्चों में। इसको कहा जाता है राजनीतिक समाजीकरण, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, इसलिए इसे एक निरंतर प्रक्रिया कहा जाता है। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? राजनीतिक समाजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है जो चलती सदैव रहती है, लेकिन ट्रांसफर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होती है। जल्दीबाजी में तो यही जल्दीबाजी तो आप लोगों का दुश्मन है। यदि टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में 5 प्रश्न आपने जल्दीबाजी में गलत कर दिए तो आप बाहर हो गए, इसको आप मान लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक इसमें से कोई सुमेलित नहीं है। आपको दिया है पाल आर ब्रास और इनकी पुस्तक बताई जा रही है फैक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट, और सेलिंग हैरिसन की पुस्तक बताई जा रही है आपको इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेड, और अतुल कोहली की पुस्तक बताई जा रही है द आइडिया ऑफ इंडिया, और रोनाल्ड डरबोकिन की पुस्तक बताई जा रही है आपको टेकिंग राइट सीरियसली। चारों में से किसी एक को चुनिए और बताइए। चलें तो आप लोग उत्तर करिए भैया। सी विकल्प के लिए श्रेष्ठ जी का उत्तर आ रहा है, प्रेसिडेंट जी का, कैलाश जी का। किसकी पुस्तक है भैया? आप लोग कम से कम यदि सही नहीं है तो सही राइटर का भी नाम बताने का प्रयास करें। चले अमर्त्य सेन कह रहे हैं। संभवतः आप लोग उत्तर एक दूसरे का फॉलो कर रहे हैं। चलिए भैया, ये अतुल जो है कोहली की पुस्तक नहीं है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। यदि इस पुस्तक की बात की जाएगी तो एक आपके राइटर हैं जिनका नाम है सुनील खिलानी। कितने लोग इनके नाम से वाकिफ हैं? सुनील खिलानी का नाम कितने लोग जानते हैं? सुनील खिलानी महोदय ने लिखा दी आइडिया ऑफ इंडिया, न कि अतुल कोहली ने। उत्तर आपका सी विकल्प के लिए सही है, जो लोग सी विकल्प के साथ जाएंगे। परिचित हैं आप लोग इनके नाम से? अच्छी बात है। अगला प्रश्न, राजनीतिक दल देश की अधिनायक राजनीतिक दल देश में अधिनायक से हमारी रक्षा करने का सर्वश्रेष्ठ कवच है। चलिए भैया, आपको लॉर्ड ब्राइस, हेराल्ड लास्की, गिल क्राइस्ट और लीकॉक दिया है, किसी एक को चुनिएगा। राजनीतिक दल अधिनायक से हमारी रक्षा का सर्वश्रेष्ठ कवच है, किसने कहा था? चलें तो भैया, जो लोग इसमें हेराल्ड लास्की की बात करेंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। आप हेराल्ड लास्की के साथ जाइए, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। राजनीतिक दल देश में अधिनायकवाद से हमारी रक्षा करने का सर्वश्रेष्ठ कवच है, या अधिनायक से हमारी रक्षा करने का सर्वश्रेष्ठ कवच है, ये आपके लास्की महोदय ने कहा था। चलिए अगला दिया है कि किसने कहा राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। बहुत ही आसान सा स्टेटमेंट है, लेकिन पता नहीं क्यों टीजीटी पीजीटी आपके शिक्षा आयोग को इस स्टेटमेंट से इतना प्रेम है कि हर परीक्षा में, टीजीटी में, पीजीटी में, एलटी ग्रेड में, जीआईसी में, आश्रम पद्धति में, हर जगह ये स्टेटमेंट पूछा गया है और बार बार पूछा गया है। राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, आप लोगों को बताना है किसने कहा था। चलें तो आप सभी लोग डेविड स्टन का चुनाव कर लेंगे, उन सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। राजनीति जो है मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। बात करते हैं डेविड स्टन महोदय, कौन सी पुस्तक में? द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी में। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा।
किस विचारक को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जाता है? आप लोग बताएंगे। और किस विचार के कारण कहा जाता है? दोनों चीज के लिए उत्तर करेंगे। वुड्रो विल्सन, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू और रूसो। किसी एक को चुनिए और उत्तर करिए। किस विचारक को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जाता है? जी नहीं, कल आप लोग कहेंगे तो आप लोगों के लिए प्री रिकॉर्डेड क्लास कोई लगा दूंगा। कल क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि मुझे निकलना है, घर जाना है मुझे भी। उम्मीद है कि आप सभी लोग होली अच्छे से मनाएंगे। मुझे भी होली मनाना है तो छुट्टी तो करना पड़ेगा। चलें भैया। तो आप सभी को पता है कि अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक माना जाता है मॉन्टेस्क्यू को। किसके लिए भैया? शक्ति संतुलन के लिए। शक्ति संतुलन की जो इन्होंने अवधारणा दी थी उसके लिए। कौन सी पुस्तक में? द स्पिरिट ऑफ लॉज। इन्होंने मॉन्टेस्क्यू महोदय ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें इन्होंने शक्ति संतुलन की अवधारणा दी। और इस अवधारणा को जो है अमेरिकी संविधान में जो है अपनाया गया, शक्ति संतुलन की अवधारणा को। और इसी कारण से इनके शक्ति संतुलन की अवधारणा के कारण से ही जो है इनको अमेरिकी संविधान का बौद्धिक जनक भी कहा जाता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है? आप लोग उत्तर करेंगे। कौन लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है? जॉन ऑस्टिन, रूसो, ब्राइस और गिलक्राइस्ट आपको दिया है। किसी एक को चुनिएगा। जी बिल्कुल, द स्पिरिट ऑफ लॉज। चलें। तो जॉन ऑस्टिन की बात करेंगे तो एकलवादी हैं भैया। तो लौकिक संप्रभुता के जो है ये का समर्थन नहीं करते हैं। रूसो, ब्राइस और गिलक्राइस्ट ये सभी जो है वो लौकिक संप्रभुता का समर्थन करते हैं। ऑस्टिन महोदय जो है लौकिक संप्रभुता की बात नहीं करते हैं। ध्यान रखेंगे, ये विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला दिया है कि राजनीतिक हास की अवधारणा इस नाम के साथ संबद्ध है। राजनीतिक हास की अवधारणा किसके साथ जुड़ी हुई है, या राजनीतिक हास की अवधारणा जो है कौन स्पष्ट करता है या कौन राजनीतिक हास की बात करता है? आपको बताना है। डेविड स्टर्न, डेविड एप्टर, सैमुअल पी हंटिंगटन, जी ऑलमंड। किसी एक को चुनिएगा। चले, बहुत बढ़िया। सब लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। सैमुअल पी हंटिंगटन एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने राजनीति के संदर्भ में दो बात की। कौन कौन सी भैया? राजनीति के विकास और राजनीति के पतन यानी ह्रास, दोनों की बात ये करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आप राजनीतिक ह्रास की बात यहाँ पे पूछी गई है, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न दिया है कि स्वस्थ लोकमत के निर्माण में कौन सी एक बाधा है? स्वतंत्र मीडिया, लोकतांत्रिक सरकार, नागरिक उदासीनता और राजनीतिक दल। स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा। तो यह सबका उत्तर जो है नागरिक उदासीनता आ रही है। तो लोकमत जो है लोगों के विचारों से बनता है। एक लोकतांत्रिक देश का लोकमत की अवधारणा जो है आपको प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक देश दोनों जगह देखने को मिलेगी। और यहाँ पे सारे निर्णय जो है वो मतदाता को करने होते हैं। खास करके यदि हम प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो वहां पे लोकमत के माध्यम से ही जो है सारे कार्य किए जाते हैं। और वहां का नागरिक यदि अपने राष्ट्र के प्रति, वहां के राष्ट्र की नीतियों के प्रति, राज्य के कार्यों के प्रति, राजनीति के प्रति यदि उदासीन हो जाएगा तो यह स्वस्थ लोकतांत्रिक जो है अवधारणा का विकास नहीं हो पाएगा, उसमें बाधा आएगी।
तो उदासीनता भैया नहीं होनी चाहिए, नागरिक को सदैव तत्पर रहना चाहिए, अग्रेसिव रहना चाहिए। आगे बढ़िए, आपको दिया हुआ है कुछ पुस्तकें दी हुई हैं, उसको मिलाना है। आपको दी होमिने, इमाइल, द आर्ट ऑफ वार, सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन दिया है, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक और रूसो से आपको मिलाना है। मिला दीजिए भैया तेजी से। चले भैया, बहुत बढ़िया। सब लोग उत्तर करेंगे और तेजी से करेंगे। दीपू जी का उत्तर सबसे पहले आ रहा है। तो भैया दी होमिने की यदि हम लोग बात करते हैं तो दी होमिने जो पुस्तक है ये आपके हॉब्स महोदय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, कोई समस्या ही नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। यदि हम लोग इमाइल की बात करते हैं तो रूसो की पुस्तक है। आर्ट ऑफ वार की यदि हम लोग बात करते हैं तो आर्ट ऑफ वार जो है आपके मैकियावेली की पुस्तक है। सम थॉट एजुकेशन की यदि हम लोग सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन की बात करते हैं तो लॉक की पुस्तक है। तो ए का 2, बी का 4, ए का 2 और बी का 4 कहीं दिया है भैया? ए का 2 और बी का 4 आपके चौथे विकल्प में दिया है। जो लोग चौथे विकल्प डी विकल्प की बात कर रहे हैं उनका उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला दिया हुआ है कि डेविड स्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर क्या है? अब बता दीजिए भैया, डेविड स्टन महोदय ने आगत निर्गत विश्लेषण किया और इसमें इन्होंने कुछ कंपोनेंट की बात की। किस किस कंपोनेंट की बात की आपको बताना है। कितने चर या कंपोनेंट की बात की थी? इनके आगत निर्गत सिद्धांत में कितने कंपोनेंट या कितने चर हैं आपको बताना है। चलिए श्रेष्ठ जी बात कर रहे हैं 3 की। चले भैया, तो डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। मांग, समर्थन और पुनर्निवेश ये इनके आगत निर्गत या आपके इनपुट आउटपुट मेथड के कंपोनेंट है। आपको याद रखना है। उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा चौथे विकल्प के लिए। तीनों आपके इनके इनपुट आउटपुट मेथड के कंपोनेंट हैं। चलिए, निम्न में से किस स्कूल द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई? भैया व्यवहारवाद की आधारशिला आपको बतानी है। वेल्स स्कूल, ऑक्सफोर्ड स्कूल, शिकागो स्कूल, हार्वर्ड स्कूल। चारों में से एक को चुनिए और उत्तर तेजी से करिएगा। चलें, बहुत बढ़िया भैया। टाइम भी बताएंगे क्या आप लोग? तो सारे लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 1920 से 1930 में, ठीक है, इस बीच में आपकी एक विचारक हैं जिनका नाम है चार्ल्स ई मेरियम। चार्ल्स मेरियम मैं लिख देता हूं, जिन्होंने आपके व्यवहारवाद की नींव रखी थी। ठीक है, इसको सैद्धांतिक रूप की जब बात आपसे पूछी जाए, सैद्धांतिक रूप किसने दिया, तब आप लोग स्टर्न का चुनाव करिएगा। डेविड स्टर्न। ठीक है, तो इसको व्यवहार सैद्धांतिक रूप दिया था डेविड स्टर्न ने। और आधारशिला शिकागो स्कूल में जो है 1920-30 के दशक में आपको देखने को मिलेगी चार्ल्सी मेरियम के द्वारा। ठीक है, और इस व्यवहारवाद को जन्म देने वाले विचारक की राजनीति में नहीं, स्वतंत्र रूप से व्यवहारवाद की यदि बात पूछी जाए कि व्यवहारवाद की बात सबसे पहले किसने की, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके लिए जेबी वॉटसन नाम है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा, बीएड किया होगा, वो सब लोग जानते होंगे जेबी वॉटसन को। क्लियर है? जी। तो फिलहाल के लिए आपका उत्तर सी विकल्प के लिए सही है।
लुसियन पाइक के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है भैया? आपको क्षमता, समानता, क्षमता, न्याय और विभेदीकरण दिया हुआ है। जी, व्यवहारवादी उपागम के लिए जेबी वाटसन का नाम लिया जाता है। उनके प्रयोग भी आप लोगों ने पढ़े होंगे बीएड में, इसीलिए मैंने आपको। चलिए भैया, कौन सा लुसियन पाइक के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है? तो राजनीतिक विकास की 3 विशेषताएं बताई थी लुसियन पाइक ने। कौन कौन सी बताई थी भैया? क्षमता बताई थी, समानता बताई थी और विभेदीकरण बताया था, यानी समानता, क्षमता, विभेदीकरण। न्याय की बात ये कहीं नहीं करते हैं राजनीतिक विकास में, ध्यान रखिएगा। राजनीतिक विकास में आपके लुसियन पाई महोदय के द्वारा 3 विशेषताएं बताई गई। कौन कौन सी? समानता, क्षमता और विभेदीकरण। न्याय की बात इन्होंने नहीं की है, तो वही आपको चुनना पड़ेगा। इसमें नहीं के लिए प्रश्न पूछा है तो सी विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है भैया? आपको दिया है प्रशासनिक विधि फ्रांस, न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति स्विट्जरलैंड, सीनेट सभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व संयुक्त इंग्लैंड। बता दीजिए कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी है? मैं भारत के लिए प्रश्न पूछ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट दोनों के लिए आप उत्तर कर दीजिए। एक ही है, अलग अलग है, क्या है? बस आप लोग बता दीजिए। चलिए, तो आप बात करेंगे न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति, तो यह भैया आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है, एक बार जिसको जज नियुक्त कर दिया जाता है वो आजीवन रहता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। चलें, बहुत ही बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो है अधिकतम आयु सुप्रीम कोर्ट में बात की जाएगी 65 ईयर और हाई कोर्ट की बात की जाएगी तो 62 ईयर अधिकतम आयु भारत में है। लेकिन आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है आजीवन नियुक्त किया जाता है। बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं, बाकी सारे सही दिए थे। निम्नलिखित में से कौन समुदायवाद के प्रतिपादक नहीं है भैया? अब प्रश्न, ऐसा प्रश्न आता है तो अच्छा लगता है। समुदायवाद का प्रतिपादक नहीं है तो 3 होंगे प्रतिपादक। अब कौन इसमें से नहीं है? समुदायवाद को पढ़ा है आपने, लिस्ट बनाई है, तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर लेंगे। नहीं बनाई है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। आपको दिया हुआ है एल्सडेयर मैकिंटायर, माइकल सैंडल, माइकल वाल्जर और फेडरिक हायक। चारों में से एक को चुनिए। चलिए, आप सभी लोग कह रहे हैं डी विकल्प फेडरिक हाइक हाइक के लिए। तो फेडरिक हाइक का संबंध किस वाद से है? तेजी से उत्तर करिए। डी विकल्प की आप लोग बात कर रहे हैं तो भैया आपके मैकिंटायर, सैंडल और वॉल्जर जो है ये समुदायवादी विचारक हैं। जबकि हम हाइक की यदि बात करते हैं तो यह आपके जो है दोस्तों उदारवादी विचारक हैं। उदारवादी। आपका उत्तर डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से किसने अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद की निंदा की थी? न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद की निंदा प्लेटो, हायक, रॉल्स और मिल्टन। चलें, किसने अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद की निंदा की थी? क्या कहा था इन्होंने भैया? आपको यदि ध्यान हो तो रॉल्स महोदय उपयोगितावादी सिद्धांत की आलोचना इस आधार पे करते हैं क्योंकि उपयोगितावाद में अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात की जा रही है। रॉल्स महोदय तर्क देते हैं कि अधिकतम कहने का मतलब सब तो नहीं हो गया। यदि मान लीजिए 10 लोग हैं और इसमें से मैं कहूं कि अधिकतम लोगों को जो है, अधिकतम लोग इसमें से सेलेक्ट हो जाएंगे। ये कहने का कहीं ऐसा आशय नहीं है
कि 10 के 10 सेलेक्ट हो जाएंगे। अधिकतम जो है इसमें से 5 भी हो सकते हैं, अधिकतम इसमें से जो है 8 भी हो सकते हैं, अधिकतम इसमें से 9 भी हो सकते हैं। तो ये कह रहे हैं भैया, ये कैसा जो है न्याय है कि आप किसी एक व्यक्ति के अधिकार का नहीं ध्यान दे रहे हैं। आपको प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों का, प्रत्येक व्यक्ति का आपको ध्यान रखना है। अधिकतम कहने का मतलब सबके लिए नहीं होगा, सबके लिए आपको कार्य करना चाहिए। तो उत्तर आपका सी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़िए। अगला दिया है कि ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क किसने लिखी है? अच्छी पुस्तक है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। आपको ग्रामसी, हन्ना आरेंट, फ्राज फनान और वोलोस्टोन क्राफ्ट दिया हुआ है, किसी एक को चुनिए। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क के लिए उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलें, तो ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये एक जो है आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोचिकित्सक कहिए, ये एक मनोचिकित्सक हैं भैया। इनके द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई थी, जिनका नाम है आपके फ्राज फनान। यह एक फ्रांसीसी विचारक हैं। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिससे कहा जाता है पिएऊ नाइरे, पिएऊ नाइरे मास्क ब्लैक। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, उसका अंग्रेजी रूपांतरण किया गया ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क में। फ्रांसीसी नाम नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग यदि चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। कई बार कहीं आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोगों को पिएऊ नोरे, जी, इसको ध्यान रखिएगा, मस्कस ब्लैक। ये इनकी पुस्तक का नाम है, पिएऊ नौरे मस्कस ब्लैक्स। ये फ्रांसीसी नाम है, फ्रेंच में लिखा हुआ है, मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, फ्रेंच भाषा का नाम है। लेकिन इसको जब अंग्रेजी में रूपांतरित किया गया तो इसको नाम दिया गया ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। और ये आपके फ्राज फनान द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, फ्रांस के हैं। आगे बढ़िए। क्रांति की तुलना बुखार या ज्वर से किसने की थी? स्कॉकपॉल, बैरिंगटन मूर, क्रेन ब्रिंटन और फ्रांसिस आर्सस फ्रैंकल, किसी एक को चुनिएगा। क्रांति की तुलना बुखार से, चले बहुत बढ़िया भैया। तो जो लोग इसमें क्रेन ब्रिंटन की बात करेंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। क्रेन ब्रिंटन महोदय एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है द एनाटॉमी ऑफ रिवॉल्यूशन। द एनाटॉमी ऑफ रिवॉल्यूशन में ये क्रांति को कंपेयर करते हैं या क्रांति को बुखार बताते हैं, एक तरीके का ज्वर बताते हैं। तो आप लोग इसको सी विकल्प के साथ जाइएगा, उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है जैव राजनीति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? फूको, फुकुयामा, जेम्स बर्नहम, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैव राजनीति के लिए उत्तर करेंगे। चले, पढ़ा है इसको आप लोगों ने? रेशमा जी का उत्तर आ रहा है, कैलाश जी का, श्रेष्ठ जी का। चले बहुत बढ़िया। चले, तो जो लोग फूको की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही होगा। जैव राजनीति क्या होती है भैया? होगा क्या? राज्य। और राज्य का मुखिया कौन होगा? राजा।
अब ये राजा की समिति या राजा जो है राज्य से शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को कैसे मनवाता है, इसकी बात करती हैं। इसकी बात होती है आपकी जैव राजनीति में। और ये बात की थी किसने? फूको महोदय ने। ठीक है, तो उत्तर आप लोगों का उत्तर यहाँ पे ए विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न, सभ्यताओं का टकराव का विचार सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? किसने कहा था भैया कि सभ्यताओं का टकराव होगा, और कब से जो है सभ्यताओं के टकराव की बात की जा रही है? दो प्रश्न आपके लिए हैं। सैमुअल हंटिंगटन दिया है हुआ है, वान न्यूमैन दिया है, इमैनुअल वॉलरस्टीन दिया हुआ है, और कोई नहीं। आप चारों में से एक को चुनिएगा। चलें, बहुत बढ़िया। तो यदि आप सभी लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं, तो सैमुअल पी हंटिंगटन ने एक पुस्तक लिखी, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन। यह पुस्तक जो है आधारित है आपके शीत युद्ध पे। ठीक है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ये कहते हैं कि भैया अब जो दुनिया की परिस्थिति है या दुनिया जिस तरफ जा रही है, यहाँ पे अब दो सभ्यताओं में टकराव होगा। सभ्यताएं आपस में टकराएंगी, अलग अलग सभ्यताएं जो है। क्यों कहते हैं? वर्चस्व की वजह से कहते हैं। इनको दिखाई देता है, इस बात को ये समझ पाते हैं कब? 1993 में ही ये इस बात को समझ जाते हैं कि अब वर्चस्व की लड़ाई सभ्यताओं के स्तर पे लड़ी जाएगी और अब सभ्यताओं में टकराव देखने को मिलेगा। सैमुअल पी हंटिंगटन महोदय, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में। अगला दिया है कि 1887 में प्रकाशित पुस्तक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है भैया, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपको डिमार्क विल्सन, एफ मर्सन दिया हुआ है, और चार्ल्स बियर्ड दिया हुआ, ई बियर्ड। चारों में से एक को चुनिए। जी बिल्कुल, कुछ प्रश्न जो है पीजीटी के लिए हैं। अब ये प्रश्न तो आपके पीजीटी के लिए ही है, टीजीटी में नहीं है। चलेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे। सभी लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं भैया। तो वुडरो विल्सन को आप सभी को पता है कि इनको जो है लोक प्रशासन का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पिता कहा जाता है। इसी पुस्तक के माध्यम से इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी थी। उत्तर आपका द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वुडरो विल्सन। आपका उत्तर बी विकल्प के लिए सही होगा। आप बी विकल्प के साथ जाइए। अगला प्रश्न, पोप की लौकिक शक्ति का उदय और पराभव तथा राजाओं और सम्राटों के साथ उनका संघर्ष, ये ही मुख्य विषय थे जिनके चारों ओर मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन चक्कर काटता रहता था। किसने कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आप लोग उत्तर करेंगे इसके लिए। पोप की लौकिक शक्ति का उदय और पराभव तथा राजाओं और सम्राटों के साथ उनका संघर्ष, यही मुख्य विषय थे जिनके चारों ओर मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन चक्कर काट रहा था। मैक्सी, गेटल, सेवाइन और हरमन में से किसी एक को चुनना है आपको। चलिए भैया, तो ये मध्यकालीन राजनीति के बारे में यह जो विचार है कि पोप की लौकिक शक्ति का उदय और उसका पराभव, यानी पोप की जो शक्ति थी, चर्च के मुखिया की जो शक्ति थी, उसका उत्थान और उसका पतन, राजा और सम्राट के साथ उनका संघर्ष, क्योंकि पोप और राजाओं में संघर्ष हो रहा था आपके मध्य युग में, और यही जो है उस समय की राजनीति का जो है मुख्य विषय हुआ करता था। इसी के इर्द गिर्द जो है वो सारा राजनीतिक चिंतन जो है वो चक्कर काट रहा था। ये मानना है आपके गेटल महोदय का। ध्यान रखिएगा, आपके पोप वर्सेज राजा की बात गेटल करते हैं, पोप वर्सेज किंग की बात। आगे बढ़ते हैं। नगर राज्य शब्दावली संबंधित है प्राचीन चीन से, मिस्र से, यूनान से या भारत से? नगर राज्य शब्दावली।
चलें, तो ध्यान रखिएगा, आपसे नगर राज्य पूछा जाए, ठीक है? सिटी स्टेट पूछा जाए, हमेशा आप लोग जो है यूनान का चुनाव करिएगा। नगर राज्य आपका सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नगर राज्य शब्दावली का संबंध जो है प्रारंभिक राज्य का जो स्वरूप, आज का जो राज्य है, उसका प्रारंभिक स्वरूप जो है यूनान के छोटे-छोटे नगर राज्य थे। वहीं से जो है वो राज्य धीरे-धीरे विकसित हुआ है और आज का स्वरूप धारण करता है। तो सी विकल्प आपके प्राचीन यूनानी नगरों से ही सही होगा। आप लोग इसमें सी विकल्प के साथ जाएँगे। अब जो है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे पूर्ण विराम देंगे। आपको जाते-जाते होली की ढेर सारी अग्रिम शुभकामना मैं आप लोगों को दूँगा। आप सभी लोग जो है होली को अच्छे से फ्रेंडली तरीके से होली मनाइएगा। जो है अच्छे तरीके से होली खेलिएगा। ज़्यादा आप लोग अ, हानिकारक रंगों का प्रयोग आप लोग नहीं करेंगे। मेरा सुझाव आप लोगों के लिए रहेगा वो आपकी आँखों के लिए, आपके स्किन के लिए जो है खतरनाक होता है। हर्बल कलर का यूज़ करिए। कलर से यदि बचना चाहें तो ज़्यादा बढ़िया है, बचना चाहिए कलर की जगह पे आप अबीर गुलाल का जो है प्रयोग करिए और होली को अच्छे से सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाइए। किसी से कोई द्वेष ना रखिए। दिल खोल के मिलिए अपने दोस्तों से, मित्रों से जिनसे थोड़ी बहुत मनमुटाव हो गई है। होली ऐसा त्योहार होता है जिसमें आप जो है रीयूनियन कर सकते हैं अपने पुराने लोगों से जो जिनसे आप थोड़े से अलग हो गए हैं। ऐसी मेरी शुभकामना है। फिलहाल मैं आप लोगों को होली के दिनों के उपलक्ष्य में उस समय भी आपको शुभकामनाएँ किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो चैनल पे अपलोड करूँ, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, जैसे भी आप हमसे जुड़े होंगे, आप तक होली की शुभकामनाएँ पहुँचाऊँगा। और इस उम्मीद के साथ आपको एक बार फिर से शुभकामना देता हूँ कि अगली होली जब आए, तो आपके पास होली मनाने के लिए आपकी सैलरी का पैसा हो। आप सभी के लिए बस ऐसी मेरी शुभकामना है। आप लोगों के आप इस तरीके से मेहनत करें, आपको ईश्वर जो है मेहनत करने की क्षमता दें, जो आप पढ़ें वो आपके मस्तिष्क में स्थायी रहे, वो चीज़ें आपको समझ में आएँ। इस होली के अवसर पे मैं यही आपको शुभकामनाएँ दूँगा। जो भी गलतियाँ आप करते हैं, उन गलतियों को होलिका दहन के दिन होलिका के साथ दहन कर दीजिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो आपके अंदर दुर्गुण है, जो आपके अंदर बुराई है, उन सारी चीज़ों को मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपना मोबाइल फ़ोन ले जाके होलिका दहन में डाल दीजिए। बस मोबाइल फ़ोन से 2 चीज़ को निकाल लीजिए आभासी तौर पे सोशल मीडिया और रील। इन 2 चीज़ों को आभासी तौर पे निकालिए और होलिका दहन के दिन आप कह दीजिए कि मैं आपको समर्पित करता हूँ, इसको आप अपने साथ लेके जाइए, ये काम कर दीजिए। सोशल मीडिया का यूज़ करना, रील देखना आप ये बंद कर दीजिए। मोबाइल को अपने स्टडी के लिए, अपने नॉलेज के लिए इसका उपयोग करिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस साल सफल हो जाएँगे। अगली बार होली पे आप जो है अपने तनख्वाह के पैसे का, अपने वेतन के पैसे का, अपनी सैलरी के पैसे का अपने दोस्तों मित्रों के लिए उनको मिठाइयाँ खिलाएँगे, उनको अबीर गुलाल लगाएँगे, आपका परिवार जो होगा बहुत ही सुखी होगा। ऐसी मेरी शुभकामना है आप सभी के लिए। और बाकी जो लोग भी जो है भारतीय संविधान का बैच जॉइन करना चाहते हैं, आप सभी को लगातार बता रहा हूँ इसके बारे में यदि कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पे सीधे संपर्क करिए। भारतीय संविधान का बैच होली के बाद से होली की छुट्टियों के बाद से शुरू होगा और 29 तारीख से 28 या 29 तारीख से वापस क्लास आपकी शुरू होगी। मेबी 28 तारीख से शुरू हो जाए। 26 को होली है, 27 28 से आपकी क्लास जो होगी वापस शुरू हो जाएगी और 29 या 30 से आपके संविधान की क्लास और आपके ज्योग्राफी की क्लास, ये दोनों क्लासेस जो होंगी वो शुरू हो जाएँगी। जिन लोगों को भी जॉइन करना है वो लोग आप लोग जॉइन करिए। यदि आप डेमो लेना चाहते हैं तब भी आपको जो है आप मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके लिए डेमो की भी व्यवस्था कर दूँगा। क्योंकि बैच में आप जो है डायरेक्ट जाके डेमो नहीं ले सकते। आपको लाइव डेमो यदि चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको डेमो की क्लास में ऐड करूँगा, आपको डेमो मिल जाएगा, उसके बाद आप बैच को जॉइन करिएगा, जो लोग भी चाहते हैं। और आपके लिए इन दोनों क्लासेज में पॉलिटिकल साइंस आपके भारतीय संविधान की क्लास में भी और आपके ज्योग्राफी में भी आपके लिए इंस्टॉलमेंट की व्यवस्था की गई है। आप फीस जो है इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो आप लोग जो भी चाहें, जिस तरीके से चाहें आप लोग ज़रूर उसको अटेंड करिए। एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ, अग्रिम शुभकामनाएँ होली की। फिर मिलते हैं होली के बाद से दोस्तों
और होली पे आपके लिए फिर से मैं शुभकामनाएँ भेजूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। जय हिंद।